नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो हमने शुरू किए हैं पेपर 2। और पेपर 2 के अंतर्गत हमारा चल रहा है पार्ट बी। पार्ट बी के अंतर्गत हमने जो पाठ्यक्रम है, जो पिछले ईयर के क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली इसके पहले। और उसके बाद हमारा जो है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र है, इनसे रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट होना था। पर उसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसके पहले भी हमको देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र के बारे में। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं बेसिक चीज़ें। उसके बाद हम जो बाकी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। An Academy. Let's crack it. तो देखिए, जैसे अर्थव्यवस्था की अगर बात करूँ मैं, तो अर्थव्यवस्था के पहले आपको अर्थशास्त्र देखने को मिलता है। तो अर्थशास्त्र को हम एक बोल सकते हैं, जो आपने सुना भी होगा, जो कौटिल्य वाली अर्थशास्त्र थी, वो उसको हम अर्थशास्त्र मतलब इससे कैटेगराइज मतलब इससे कंपेयर उसको नहीं करा सकते, क्योंकि वो अर्थशास्त्र एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। जो पूरा मौर्य मतलब जो मौर्य साम्राज्य था, उसमें सारी व्यवस्था वहाँ पे इंडिकेट की गई थी या फिर उसमें वर्णित की गई थी। पर यहाँ का जो अर्थशास्त्र है, हम क्या बोल सकते हैं, अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र यहाँ पे बोला जाता है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन और उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती है, सभी जो पक्ष होते हैं, उनका समग्र रूप से यहाँ विश्लेषण किया जाता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमको 5 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी अर्थशास्त्र के अंतर्गत। कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा उत्पादन। मतलब किसी भी चीज़ का पहले क्या किया जाएगा? उत्पादन किया जाएगा। किसी भी चीज़ का पहले उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद उत्पादन करने के बाद क्या किया जाएगा? उसका उपभोग किया जाएगा। उपभोग मतलब उसका उपयोग करना, ठीक है। वितरण, साथ में अगर देखें तो हमको विनिमय देखने को मिलता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखने को मिलता है लोक वित्त। तो ये 5 चीज़ मुख्य रूप से देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यानी कि अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा जाता है, और धन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब अर्थशास्त्र जो होता है, उसकी उत्पत्ति अगर देखें तो यहाँ पे हमको पहले देखने को मिलता है, देखिए अर्थव्यवस्था है, उसकी उत्पत्ति देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द है ओइकोनोमिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ओइकोनोमिया, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, आप देख सकते हैं। किस किस से मिलकर बना है? ओइकोस, ठीक है, और एक होता है नोमोस। तो यहाँ देखिए ओइकोस का मतलब क्या होता है? घरेलू, और नोमोस का मतलब प्रबंधन। तो घरेलू मतलब घर के अंदर जो भी धन से संबंधित जो भी व्यवस्था है, डोमेस्टिक है ना, उसको मैनेज करना, उसको प्रबंध करना, क्या कहलाता है? ओइकोनोमिया। और ये इसी से उत्पत्ति हुई है किसकी? अर्थव्यवस्था की। तो हम ये देख सकते हैं। अब आधुनिक अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो उसमें जो सभी परंपरागत क्षेत्र है उसके अध्ययन के साथ साथ अनेक नई नई जो संकल्पनाएं हैं, नए नए जो क्षेत्र है, वो उनका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो हमको वर्तमान में क्या देखने को मिलता है? राजस्व देखने को मिलता है। उसके अलावा जन कल्याण या लोक कल्याण देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर जो योजनाएं फोकस की जाती है, पब्लिक वेलफेयर के रूप में फोकस की जाती है, रेवेन्यू के लिए फोकस की जाती है। साथ में अगर देखें तो हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी यहाँ पे अर्थशास्त्र की जो भी संकल्पना है वो फोकस की जाती है। इसके अलावा हम देखें तो हमको विदेशी विनिमय भी देखने को मिलता है। विदेशी विनिमय भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में हम देखें तो हमको बैंकिंग व्यवस्था भी यहाँ पे देखने को मिलती है। फॉरेन मतलब जो विनिमय, विदेशी विनिमय है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, और बैंकिंग व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमने जो बेसिक चीज़ें देखी हैं, जैसे उत्पादन है, उपभोग है, वितरण है, विनिमय है, लोक वित्त, इन सभी चीज़ों का तो अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। परंतु साथ साथ में इनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आधुनिक जो संकल्पनाएं हैं, जैसे कि अगर बात करें राजस्व है, जन कल्याण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, विदेशी विनिमय है, बैंकिंग है, इन सभी चीज़ों का साथ में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? आधुनिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो ये हमने देखे बेसिक चीज़ें। अब आपको देखने को मिलेगी कुछ परिभाषाएं, मतलब जो विद्वानों के द्वारा दी गई है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फायदे होने वाले हैं? इसमें आपको मिलेगी 1 हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे, और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा, और टॉप एजुकेटर्स
के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस, और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी, और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज। 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है, और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए, और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं, और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पर प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। जैसे हम देखें अल्फ्रेड मार्शल की बात करते हैं, तो अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत क्या कहा है, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। एडम स्मिथ की अगर बात करें तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है, धन का विज्ञान कहते हैं, और इन्हीं को जो अर्थशास्त्र है उसका जनक माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा रॉबिन्स है, रॉबिन्स के द्वारा क्या कहा गया है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, मतलब जो नीड्स होती है, उसकी इच्छाएं यानी कि जो डिज़ायर्स होती है, और जो उपलब्ध संसाधन होते हैं यानी कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग के बीच में संबंधों का अध्ययन करता है। किसके द्वारा कहा गया है, रॉबिन्स के द्वारा कहा गया है। तो ये है कुछ डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं अर्थशास्त्र से संबंधित, उनके द्वारा ये परिभाषा यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो विभिन्न जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा, जो हमने देखे यहाँ पे कि जो अर्थशास्त्र है एक विज्ञान है, और जिसकी धुरी धन है, मतलब एक जो बेसिक चीज़ है उसकी वो धन है, और उसके चारों ओर ये सारी चीज़ें घूमती है, और इसके माध्यम से ही आर्थिक विकास होता है, जन कल्याण होता है, और दैनिक आवश्यकताओं की यहाँ पे पूर्ति होती है। मतलब इन सभी परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष क्या निकला कि जो अर्थशास्त्र है उसका जो बेसिक जो आधार है वो क्या कहलाएगा, धन, और धन के अनुसार ही यानी कि धन के द्वारा ही हम बाकी चीज़ों को यहाँ पे पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास है, जन कल्याण, और जो दैनिक आवश्यकता उनकी पूर्ति यहाँ पे की जा सकती है। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थशास्त्र की परिभाषा देखने को मिलती है, जैसे कि अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। ये कुछ हमने देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और एक व्यक्ति और फर्म, जो सरकार है, मतलब ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक फर्म या कंपनी भी हो सकती है, और जो पूरी गवर्नमेंट हो सकती है, और कुछ अन्य संस्थाएं भी हो सकती है, समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती है, और यह चयन संसाधनों के उपयोग से समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब सभी प्रकार से हमने देख ली, एक व्यक्ति के रूप में भी देख ली, एक फर्म के रूप में भी देख ली, एक सरकार, मतलब सरकार जो पूरी गवर्नमेंट है, और कुछ अलग अलग प्रकार की जो संस्था है वो अपने विकल्पों का चयन कैसे करती है, और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके समाज को किस तरह से प्रभावित करती है। इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये बेसिक चीज़ें देखें। अब बात कर लेते हैं एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ का जो समय काल हम देखें 1723 से 1790 के अंतर्गत देखने को मिलता है। इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, और जो कि वर्ष 1976 में देखने को मिलती है। इससे ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र यानी क्लासिकल जो इकोनॉमी है उसका उद्भव यहाँ पे माना जाता है। तो ये एडम स्मिथ के संबंध में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लीजिए आप, प्री में ये खास करके काम आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट रूप से अगर देखें तो जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है 1890 की बात करें तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये लिखी गई थी। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, तो ये 1932 में रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई थी। ये भी विद्वान है सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। द थ्योरी ऑफ इनकम्स एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, तो ये देखें तो यहाँ पे कीन्स के द्वारा, इनकी J.M. कीन्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये हमको देखने को मिली बेसिक चीज़ें किसके संबंध में, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के संबंध में। अर्थव्यवस्था हालांकि हम आगे देखेंगे कंप्लीट रूप से। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में भी माना गया है और अर्थशास्त्र को कला के रूप में भी माना गया है। तो देखिए यहाँ पे विज्ञान के रूप में कैसे माना गया है,
तो विज्ञान के रूप में अगर देखें तो देखिए विषय का जो है क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ पे देखने को मिलता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। पूर्व अनुमान पर आधारित होता है ये। विभिन्न नियमों का पालन और प्रतिपादन यहाँ पे किया जाता है। कार्य कारण जो प्रभाव है उसके संबंधों की यहाँ पे व्याख्या की जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखें तो इसको एक विज्ञान के रूप में यहाँ पे माना जा सकता है। दूसरी चीज़ की अगर बात करें यहाँ पे तो इसको कला के रूप में माना गया है। कला के रूप में किस आधार पर माना गया है? दैनिक जीवन से संबंधित है ये, व्यवहारिकता पर आधारित या व्यवहारिकता से संबंधित है। कार्यकुशलता से लक्ष्य की पूर्ति होती है। दैनिक जीवन से जो कलात्मक संबंध है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो इन सभी आधार पर हम देखें तो इसको एक कला के रूप में माना गया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ देखें। अब यहाँ देखें तो हमको अर्थशास्त्र का महत्व भी देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का महत्व भी देखने को मिलता है किसके अंतर्गत? जो अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत देखें तो यहाँ पे हमको दो प्रकार का महत्व देखने को मिलता है। कुछ सैद्धांतिक, देखिए दो चीज़ें होती है, मतलब एक तो पढ़ लिख कर हम महान बन जाए, दूसरा हम प्रायोगिक तौर पर महान बने, यानी कि प्रायोगिक तौर पर हम सक्षम बन जाए। तो सैद्धांतिक रूप से यानी कि किताबी ज्ञान, और व्यवहारिक रूप में यानी कि उसको प्रयोग कर लेना जीवन में। ठीक है, तो यहाँ कहलाता है सैद्धांतिक महत्व। तो अर्थशास्त्र का दो महत्व हमको देखने को मिलता है, सैद्धांतिक महत्व, एक मिलता है व्यवहारिक महत्व। तो सैद्धांतिक महत्व के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? ज्ञान में वृद्धि। ठीक है, इसके अलावा सिद्धांतों में वृद्धि होती है, तर्क शक्ति में वृद्धि होती है, विश्लेषण में वृद्धि, कल्याण में वृद्धि यानी जन कल्याण या लोक कल्याण में वृद्धि, अन्य शास्त्रों के संबंध में ज्ञान यहाँ पे होता है। तो इन आधार पर हम देखें तो ये जो है सैद्धांतिक महत्व की श्रेणी में आते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट जो देखने को मिलता है हमको व्यवहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत यहाँ देख सकते, देखिए उत्पादकों को लाभ यहाँ देखने को मिलता है, श्रमिकों को लाभ। तो ये प्रायोगिक तौर पर देखने को मिलते हैं, व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं। दो चीज़ें हमने बताया, जैसे कि सैद्धांतिक होता है और व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक दृष्टि से महत्व देखने को मिल रहा है। उपभोक्ताओं को लाभ होता है, व्यापारियों को लाभ, राजनीतिज्ञों को लाभ यहाँ देखने को मिलता है, प्रबंधकों को लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, वैज्ञानिकों को लाभ, साथ में हम देखें तो सरकार यानी गवर्नमेंट को यहाँ पे लाभ होता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखिए, इनके अंतर्गत अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो हालांकि इससे रिलेटेड ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में हालांकि बेसिक है तो क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन आता 5 नंबर का, तो आप इनके संबंध में जो है 5 नंबर तो आपके इतने में कंप्लीट हो जाएंगे, पर ज़्यादा का आने की संभावना है। तो इनके अंतर्गत आप 1-2 लाइन यहाँ पे लिख दें हर एक के अंतर्गत, तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने बेसिक चीज़ें जाने। अब यहाँ देखिए एक व्यक्ति थे प्रोफेसर सैमुअल्सन, इनके अनुसार भी हम देख लेते हैं, मतलब अर्थशास्त्र से रिलेटेड ही विद्वान हैं। तो इन्होंने अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी कहा गया है, प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा। और साधारण भाषा में देखें तो धन या अर्थ हम बोल सकते हैं, इससे संबंधित सभी जो मानवीय गतिविधियाँ हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। और इन मानवीय गतिविधियों को किसी एक व्यक्ति या किसी समूह, जो व्यक्ति के समूह हैं, उसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम क्या बोलें कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की खरीदारी करना व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक गतिविधि माना जाता है। और इसी प्रकार अगर देखें तो किसी परिवार, सरकारी या निजी कंपनी द्वारा की गई गतिविधि सामूहिक आर्थिक गतिविधि कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखें यहाँ पे। अब इसके बाद हमको जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत 2 चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रहता है। तो क्रियाएं 2 प्रकार की हो सकती है। तो देखिए क्रियाएं जो होती है अर्थशास्त्र की वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है आर्थिक क्रियाएं और एक होती है अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिनका संबंध सीधे धन से होता है, और अनार्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिनका संबंध धन से नहीं होता है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं को हम क्या बोल सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। और इसके अंतर्गत मानव द्वारा धन व संपत्ति से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाएं जो है वो शामिल की जाती है। इनका मापन मौद्रिक रूप से, मौद्रिक मूल्य के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए ये क्रिया जो होती है राष्ट्रीय आय, मतलब जो नेशनल इनकम होगी उसमें मूल्य वृद्धि करती है। उदाहरण के रूप में हम बोले कोई व्यवसाय यानी प्रोफेशन है, डॉक्टर है, टीचर है, ये सभी क्या होते हैं आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। कोई नौकरी है, यानी कि कोई भी पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, काम कर रहा है, तो वो भी क्या है आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें किसके संबंध में है देखने को मिली हमको, आर्थिक क्रिया, यानी कि सीधा संबंध इनका जो होता है धन से संबंध होता है। और राष्ट्रीय आय में जो मूल्य वृद्धि है, राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि एक प्रकार से ये करते हैं। फिर दूसरी देखने को मिली अनार्थिक क्रिया। तो अनार्थिक क्रिया क्या होती है, इनको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि हम अगर बात करें तो जैसे कि मान लीजिए किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर देना, तो क्या कहलाएगी, ये अनार्थिक क्रिया कहलाएगी।
जैसे रक्तदान किया जाता है। रक्तदान तो रक्तदान होता है, परंतु कुछ लोग इसको जो है पेड यानी कि पैसों के लिए भी करते हैं। परंतु रक्तदान जो होता है, हम देखें तो किसी की हेल्प के लिए हमने रक्तदान कर दी तो वो भी एक अनार्थिक क्रिया कहलाती है। मानव द्वारा सामाजिक, धार्मिक तथा जो भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किए गए सभी कार्य क्या कहलाते हैं? अनार्थिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि सहायता करना, रक्तदान करना, ये सारी चीज़ें। और इन कार्यों से व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि होती है, यानी कि सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन है उसकी प्राप्ति होती है, ना कि धन या संपत्ति इसमें प्राप्त होता है। तो हमने देखे आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। तो हमको मुख्य रूप से देखना है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत देखें तो हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे हमको बेसिक चीज़ें देखें तो जैसे कि हमने पहले बात किए थे, अभी पीछे क्या बात किए थे, एक होता है उत्पादन, यानी कि किसी भी वस्तु को, रॉ मटेरियल को क्या करना, आउटपुट में बदलना, क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। उसका उपयोग करना यानी उपभोग के लिए यहाँ पे निर्धारण करना, विनिमय करना मतलब एक्सचेंज करना, वितरण करना मतलब बांटना सभी में, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है उसकी वहाँ पे बांटना, लोक राजस्व, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी? ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। अब उत्पादन होता क्या है? उत्पादन के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं विस्तार से हम। तो उत्पादन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको तीन चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी होगी। तीन चीज़ें कौन कौन सी? एक तो हमको देखना पड़ेगा श्रम। श्रम मतलब लेबर होता है, ठीक है, यहाँ हमको श्रम देखना पड़ेगा। दूसरा होता है पूंजी, यानी कि किसी भी उत्पादन के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है, पूंजी की, और उसको कैसे उत्पादित किया जाए उसके लिए उपयोग होती है तकनीक की। तो देखिए तीन चीज़ें हमने देखे। तीन चीज़ें कौन कौन सी? श्रम है, यानी कि उत्पादन में जो होता है श्रम, पूंजी और तकनीक, इनका व्यापक रूप से महत्व होता है। अतः यह जो होती है विषय, मतलब यह विषय भी एक प्रकार से अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है उत्पादन जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है, यानी कि रॉ मटेरियल जिसका काफ़ी कम महत्व होता है उसको उत्पादित करके आउटपुट में बदल देना, यानी कि उसको ज़्यादा उपयोगी कर देना, क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन आई होप आपने समझ गए होंगे। और पारिभाषिक रूप से हम अगर बोलें तो उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा जो सेवा होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है, ठीक है, और जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। जैसे नॉर्मल रूप से अगर बोलें तो इनपुट यानी कि जो आगत होती है, इनपुट होता है, उसको आउटपुट में बदलना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप उत्पादन क्या होता है। अब उपभोग। उपभोग मतलब होता है कंजप्शन, ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो कंजप्शन होता है। और उत्पादन का जो उपयोग है, उत्पादन मतलब यहाँ पे हमने जो उत्पादन किए हैं उत्पादन के द्वारा उसका क्या करना? उत्पादन का उपभोग करना या उपयोग करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। उपभोग एक प्रकार की ऐसी आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ठीक है, और उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादकों को मूल्य चुकाकर आवश्यकताएं जो होती है आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ उपभोग क्या है? उत्पादन के द्वारा जो भी चीज़ें की गई है उसका उपयोग करना उपभोग कहलाता है। अब बात करते हैं विनिमय की। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। और विनिमय मतलब यहाँ देखें तो विनिमय का सामान्य अर्थ अगर देखें तो वस्तु के आदान प्रदान से है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में हमको ये चीज़ें चेंज देखने को मिलती है, यानी कि विनिमय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तु की खरीद तथा बिक्री से है। मतलब वस्तु की खरीद करना या फिर उसका विक्रय करना, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है? इसके अंतर्गत आ जाती है विनिमय के अंतर्गत। मतलब पहले अगर बात करें तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, परंतु वर्तमान में खरीद और बिक्री से इसका जो है अर्थ निकाला जाता है। यह क्रिया धनराशि या मूल्य राशि द्वारा मतलब मूल्य द्वारा की जाती है। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा धन दिया जाएगा, दूसरा वस्तु को खरीदा जाएगा, तो ऐसे एक्सचेंज होते रहता है, इसलिए इसे उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ बाजार के अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर जो उत्पाद है उसका मूल्य निर्धारण करना है। जैसे अगर बात करें पूर्ण प्रतिस्पर्धा की, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार, इन सभी चीज़ों का निर्धारण यहाँ पे किया जाता है। विनिमय दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? एक तो होता है वाणिज्यिक विनिमय, ठीक है, वाणिज्यिक विनिमय होता है, और एक होता है व्यापारिक विनिमय। दो प्रकार के विनिमय यहाँ देख सकते हैं, एक तो वाणिज्यिक विनिमय और व्यापारिक विनिमय। तो दो आप विनिमय याद रखिए। अब उसके बाद हम देखें तो हमको वितरण देखने को मिलता है। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी कंपनी, संस्था या जो देश है, देश के द्वारा निर्मित जो वस्तु है या सेवा है उसको नागरिक मतलब उत्पादित किया गया, तो सिंपल सी बात है उसको जगह तक पहुंचाना भी पड़ेगा, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा उसको उपयोग किया जाना है उस व्यक्ति तक पहुंचाना। या तो वो नागरिक हो सकते हैं या फिर नागरिक उपभोक्ता भी हो सकते हैं, तो नागरिकों को ही उपभोक्ता हम बोल सकते हैं। तो नागरिक हो सकते हैं या उपभोक्ता हो सकते हैं, तो इन तक यानी कि नागरिक और उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो प्रणाली है उसको वितरण प्रणाली यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है।
और वितरण वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है उसका देश के राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, सिलेबस में भी हमको देखने को मिलेगा ये, या फिर सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका वितरण जो होता है वेतन, मजदूरी तथा लाभ के रूप में कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है वितरण के अंतर्गत। और वितरण में हमको ये चीज़ें ऐसे भी देखने को मिलती है, मतलब वितरण एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमत से है। जैसे अगर बात करें हम जमीन की, श्रमिक की, पूंजी तथा जो उपक्रम है आदि, इसे जो है साधन मूल्यांकन भी कहा जाता है। जैसे जमीन का मूल्य अर्थात किराया, मतलब जमीन का मूल्य हमको किराया देना पड़ता है, ठीक है। श्रम का मूल्य हमको मजदूरी देना पड़ता है। पूंजी का मूल्य अर्थात पूंजी जैसे किसी से लिया गया है ब्याज पे तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। और जो उपक्रम है या फिर जो उद्यम है, मतलब जो व्यक्ति वहाँ पे मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति जैसे स्वामी होता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान दी जाती है वितरण के अंतर्गत। अब लास्ट जो होता है लोक राजस्व, लोक राजस्व यानी कि पब्लिक फाइनेंस, इसके अंतर्गत लोक आय और लोक व्यय, मतलब यहाँ तो एक जो है आय भी कैलकुलेट की जाती है और साथ में व्यय भी कैलकुलेट, यानी कि लोक आय यानी लोगों की जो आय है और लोगों का जो व्यय है, और वित्तीय प्रशासन और लोक ऋण, इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? लोक राजस्व के अंतर्गत। तो सभी चीज़ों के बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे कि लोक राजस्व के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय आय और जो सकल घरेलू उत्पाद है उनके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है अर्थशास्त्र की क्रियाओं के अंतर्गत, यानी कि आर्थिक क्रियाएं हम अगर यहाँ पे बोलें तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है 5 प्रकार की, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट आगे अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो अर्थशास्त्र की शाखाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? तो इसको बोला जाता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र की शाखाओं को हम 2 प्रकार से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि का मतलब क्या होता है? माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, और समष्टि का मतलब होता है मैक्रो यानी कि कंप्लीट। तो देखिए यहाँ ध्यान देना होगा, व्यष्टि का मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कंपनी हो सकती है, छोटे समूह हम बोल सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक निश्चित एरिया को कवर करती है, एक निश्चित व्यक्ति को कवर करती है। परंतु अगर वही बात करें हम समष्टि अर्थशास्त्र की, समष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट रूप से पूरे गवर्नमेंट को, या फिर हम बात करें बड़े स्तर पर जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसको कंप्लीट यहाँ पे कवर करती है। क्या? समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम दोनों के अंतर्गत यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमको क्या देखने को मिलता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोला जाता है, तो इसके अंतर्गत सामान्य रूप से जो है आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और इसके प्रणेता बोला जाता है यहाँ पे एडम स्मिथ को, ठीक है, हमने पढ़े थे। एडम स्मिथ को इसका प्रणेता बोला जाता है, यानी कि इसका जन्मदाता बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इसके अंतर्गत व्यक्ति होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं व्यक्तियों के समूह, जो छोटी जो आर्थिक क्रिया होती है उनसे संबंधित यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। और एक व्यक्ति थे जो विद्वान अर्थशास्त्र से संबंधित, प्रोफेसर बेल्डिंग, ठीक है। तो इनके अनुसार देखें तो विशेष फर्म यानी कि विशेष जो कंपनी होती है, विशेष परिवार होते हैं, या व्यक्तिगत जो होती है मजदूरी, व्यक्तिगत आय होती है, व्यक्तिगत उद्यम होते हैं, या विशेष वस्तुएं जो व्यक्तिनिष्ठ होती है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इन सभी को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। तो स्पष्ट रूप से हम बोलें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? बाजार में मांग व आपूर्ति की व्यवस्थाओं को जो है उसको बनाए रखना, तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की यहाँ पे पहचान करना। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और यहाँ पे इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब वस्तु मूल्य निर्धारण यहाँ पे किया जाता है, साधन कीमत निर्धारण किया जाता है, आर्थिक कल्याण यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ देख लेते हैं हम, देखिए हमको देखने को मिलता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोला जाता है। और ये मैक्रो जो है, मैक्रो किससे बना है? मैक्रो बना है, ये ग्रीक शब्द है मैक्रोस, ठीक है, मैक्रोस से ये बना है। और इसका मतलब क्या होता है? बृहद। बृहद मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बड़े आकार का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बृहद होता है या बड़ा होता है। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का जो सरोकार है अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है। और यह अर्थव्यवस्था की समस्या है। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मुद्रास्फीति हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, मुद्रास्फीति जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमको बेरोजगारी देखने को मिलती है, ये बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। गरीबी हमको देखने को मिलती है।
बेरोजगारी, गरीबी आदि का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होती है जिसमें क्या होता है, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, मतलब तीनों चीज़ें यहाँ पे देखें, तीनों जो अर्थव्यवस्थाएं है उनकी आत्मनिर्भरता यानी कि इंटरडिपेंडेंसी को समझने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। मतलब क्षेत्रीय स्तर पर भी, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन सभी में आपस में क्या अंतर निर्भरता है यानी कि क्या इंटरडिपेंडेंसी है, इनको यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय आय का भी कैलकुलेशन, मतलब राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन किया जाता है, बचत का, व्यापार की व्याख्या, इन सभी का यहाँ पे लक्ष्यों का व्याख्या करते हुए लक्ष्यों का निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति के प्रयास का भी अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर देखें तो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखें तो कुछ विद्वान हैं, विद्वान के बात करें तो यहाँ देखिए एक विद्वान है जिसका नाम है स्पेंसर, ठीक है। इनके द्वारा कहा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा उसके बड़े बड़े जो क्षेत्र है, जो बड़े व्यापक क्षेत्र है, उनसे संबंधित है ये। और इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है, जैसे कि बेरोजगारी, हमने बात करें बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, निर्धनता यानी कि गरीबी की बात करें, तो ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत शामिल की जाती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसके अलावा अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में जो है समष्टि अर्थशास्त्र को यहाँ पे देखा गया है। तो अलग मतलब समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग शाखा के रूप में यहाँ देखा गया है और इसको आरंभ करने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिनको बोला जाता है कीन्स। और कीन्स का पूरा नाम क्या है, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स को ये जाता है और इनकी एक पुस्तक आई थी जिनका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1930 में हमको देखने को मिलती है। फिर से सुन लीजिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1930 के दशक में यहाँ वैश्विक मंदी आई थी, उसके समाधान के हेतु यहाँ पे सुझाव दिया गया था और यहाँ पे कहा कि मंदी की समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था में ही छुपा हुआ है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है बेसिक रूप से, दो शाखा यहाँ देखने को मिलती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए दोनों के मध्य यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, मतलब व्यष्टि और समष्टि के अंतर्गत। उसके बाद हम जो है आगे की चीज़ें नेक्स्ट आने वाले जो भी लेक्चर है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं अंतर। तो अंतर के अंतर्गत देखें तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र हमने देखना है, यानी कि व्यष्टि मतलब माइक्रो होता है और समष्टि मतलब मैक्रो होता है। तो यहाँ देखिए अंतर का जो आधार है वो क्या होता है, जैसे विषय सामग्री की अगर बात करें तो विषय सामग्री की यहाँ मैं बात करूँ तो विषय सामग्री के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है ये जो व्यष्टि होती है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है किससे संबंधित होती है, व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित होती है। व्यक्तिगत जो आर्थिक इकाई है उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, परंतु आपको पता होगा ये क्या होती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। और तेजी और मंदी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फिर से आ गई बात, व्यक्तिगत रूप से अगर देखें, व्यक्तिगत फर्म है, उद्योग है, व्यापारिक इकाइयों में तेजी और मंदी की व्याख्या की जाती है और यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मंदी की व्याख्या की जाती है। सहायता की अगर बात करें तो उपभोक्ता या फर्म जो है उसको सर्वोत्तम दशा तक पहुँचाने में, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी उपभोक्ता या उसकी जो फर्म है किसी व्यक्ति की, उसको एक स्थिति तक यानी कि अच्छी जो सर्वोत्तम स्थिति उसको उसमें पहुंचाने के लिए यहाँ पे सहायता करती है व्यष्टि। और ये जो होती है संपूर्ण, मतलब आप सिर्फ याद रखिए संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है उसको एक सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में ये विशेष रूप से सहायक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अलावा देखें एक सीमा की बात करें, सीमा मतलब एक लिमिट की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमांत यहाँ विश्लेषण होता है, पर सीमांत विश्लेषण आदि आधारित नियमों पर सीमित होता है। परंतु यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय को भी कैलकुलेट किया जाता है, पूर्ण रोजगार, राजस्व और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। सभी प्रकार की जो समस्या है उनका विश्लेषण व्यापक रूप से किया जाता है। समस्याएं की अगर बात करें, समस्याओं का जो स्तर है वो कैसा होता है, तो व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान किया जाता है किसमें, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। परंतु यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे हमको संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है उसकी समस्याओं का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता यहाँ देखने को मिलती है व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष से संबंधित होती है, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र का अगर बात करें तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो उपयोगिता है उस पर यहाँ ध्यान दिया जाता है। फिर महत्व देख लेते हैं। महत्व का मतलब देखिए यहाँ पे उसकी उपयोगिता क्या है, तो देखिए मतलब जो उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल जो सिद्धांत है,
सिद्धांतों की जो सत्यता है उसको मापदंड प्रदान करने के लिए एक प्रकार से महत्वपूर्ण मानी जाती है। परंतु समष्टि अर्थशास्त्र में हमको क्या देखने मिलता है, संरचना में निहित जो भ्रम है, जो भी स्ट्रक्चर बना है उसमें निहित जो भ्रम है उसको दूर करने का यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद विश्लेषण यानी कि एनालिसिस की अगर बात करें तो यहाँ देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंधित यहाँ पे होती है, ठीक है, कीमत विश्लेषण संबंधित होती है। और उसके बाद यहाँ देखें किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में, तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, आय का जो विश्लेषण है वो करना होता है। निर्देशन यानी डायरेक्शन की अगर बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत जो कीमत होती है, ठीक है, व्यक्तिगत जो कीमत होती है उत्पादन उपभोग आदि को निर्देश देता है। परंतु यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में हमको सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था को यहाँ पर निर्देश देती है। फिर बात करें नीति क्या होती है, समस्या क्या होती है, तो यहाँ देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल जो व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष की समस्याओं का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, उसकी नीति की व्याख्या करने में सहयोग प्रदान करती है। परंतु समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समस्या है उसका विश्लेषण कर विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करने में ये उपयोगी होती है। तो हमने यहाँ देखिए अंतर देखे दोनों में। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम आगे की चीज़ें बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखे यहाँ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिचय की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो हम अर्थव्यवस्था तक तो अभी नहीं पहुँचे, पर हमने बात करें अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ों के अंतर्गत वहाँ अध्ययन किया जाता है, आधुनिक रूप से क्या चीज़ें वहाँ पे ऐड हो गई है, कौन कौन सी जो तकनीक है वो ऐड हो गई है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, परिभाषाएं हमने देख ली विभिन्न विद्वानों के अनुसार। उसके बाद एडम स्मिथ के बारे में हमने बात करी, कुछ विभिन्न पुस्तकों के बारे में बात करी। अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान के रूप में भी माना जाता है और कला के रूप में भी माना जाता है। फिर हमने देखे अर्थशास्त्र का महत्व, ठीक है, दो प्रकार से देखें, सैद्धांतिक यानी कि जो ज्ञान होता है पुस्तकीय ज्ञान वो सैद्धांतिक रूप से उसको अगर जीवन में प्रयोग कर लिया जाए या फाइनल रूप से प्रयोग कर लिया जाए व्यवहारिक महत्व उसका हो जाता है। फिर अर्थशास्त्र की क्रियाओं, अर्थशास्त्र की जो क्रियाएं है वो देखें एक्टिविटीज़ होती है दो प्रकार की, यानी धन से संबंधित आर्थिक क्रिया और जिनका संबंध धन से नहीं होता वो अनार्थिक क्रिया कहलाती है। फिर आर्थिक क्रियाओं को हमने विस्तार से यहाँ पे देखा, और लोक राजस्व, उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखा। फिर अर्थशास्त्र की जो शाखाएं है जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें देखें और दोनों के मध्य यहाँ पे अंतर को डिस्कस किया। ये सारी चीज़ हमारी हो गई। अब आगे की चीज़ें हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फुल प्लान्स जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, ठीक है। एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पर प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट।